नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की जंग हार चुके पुलिस कर्मियों को सम्मान देने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस हर दिन अद्भुत सेवा के अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रही है। लॉकडाउन और कानून व्यवस्था का पालन ही नहीं, भूखों को भोजन कराना, लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना, जिससे प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। सीएम ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संक्रमित हुए हैं और 2 जाबाज पुलिसकर्मी इस बीच हमें छोड़कर चले गए। उनका परिवार अकेला नहीं है, हम उनके साथ हैं और उन दोनों जवानों के साथ साथ जो बाकी पुलिस के जवान भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उन्हें कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सेवा के अनुपम और अनुकरणीय उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं, जिससे पूरे मध्य प्रदेश का माथा गर्व से उन्नत हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं उन परिवारों की हालत समझ सकता हूं जिनके सदस्य दिनों रात अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अनथक ड्यूटी कर रहे हैं। और कई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसी हुई है कि जिसमें हमारे पुलिस के मित्र भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संक्रमित हो गए हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरा मन भर जाता है जब मैं याद करता हूं अपने भाई स्वर्गीय देवेंद्र चंद्रवंशी जी को, हमारे स्वर्गीय यशवंत पाल जी को। इंदौर और उज्जैन के ये जांबाज पुलिस अफसर अपने कर्तव्य का पालन करते करते कर्तव्य की बलवेदी पर सब कुछ न्योछावर करके हमें छोड़ के चले गए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके परिवार अकेले नहीं रहेंगे, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। 7.5 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है और इसलिए हमने 50 लाख रुपए की सम्मान निधि परिवार को देने का फैसला किया, परिवार में सरकारी नौकरी देने का फैसला किया, असाधारण पेंशन देने का फैसला किया और इन दोनों कर्मवीरों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, असाधारण कार्य, उत्कृष्ट कार्य करते हुए जो हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उन सबको 15 अगस्त पर कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित 4 मरीजों की लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर से शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई। इस अवसर पर जैसे ही ये 4 कोरोना विजेता अस्पताल के गेट पर अपने घर जाने के लिए बाहर निकले तो वहां उपस्थित डॉक्टर्स ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और माल्यार्पण कर उन्हें घर के लिए विदा किया। हालांकि फिलहाल इन सभी को होम क्वारंटीन के लिए कहा गया है। कोरोना वायरस भारत के कुछ शहरों में ज्यादा प्रभावी रहा है, जिनमें से एक महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश का इंदौर भी है, जो राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। यहां केंद्रीय टीम 20 तारीख को पहुंची, जिसने जिला प्रशासन के साथ समीक्षा की और कोरोना से लड़ने की तैयारियों के बारे में जाना। साथ ही स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया गया। हमारी टीम दिल्ली से यहाँ पे 20 तारीख को आई थी। मेरे साथ 4 अन्य और मेंबर्स हैं। सबसे पहले हमने आते ही एक समीक्षा की यहाँ पे ज़िला प्रशासन के साथ, जिसमें उनसे जाना कि कोविड-19 से जूझने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है, क्या इंतज़ाम किए हैं और जो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश वक्त दर वक्त दिए गए हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने अपनी क्या प्लानिंग की है। उस समीक्षा के उपरांत सबसे पहले शहर में जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उन सभी को जाकर के हमने विज़िट किया। आज उसी संदर्भ में माओ में जो कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट है, उसको भी जाकर के देखा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के अंदर कुछ एक लोगों से भी बात की, क्योंकि लॉकडाउन पूरा है, रहना भी चाहिए। जिस किस्म की दिक्कत आई हुई है, तो उसमें लॉकडाउन के चलते हुए राशन की व्यवस्था और एसेंशियल कमोडिटीज़ की व्यवस्था, वो सारी जानकारियां लोगों से भी ली।
मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में 84 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1029 हो चुकी है। गुरुवार को ही कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब तक इंदौर में 55 मरीजों की मौत कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। गौरतलब है कि गुरुवार को उज्जैन में 31 तो भोपाल में 25 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। वहीं उज्जैन और खंडवा में एक व्यक्ति की मौत से प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 84 हो गई है। आंकड़े गुरुवार देर रात जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के हैं। कल रात की जो बुलेटिन जारी हुआ था उसके हिसाब से 84 लोग इंदौर में पॉजिटिव पाए गए हैं और इंदौर में जो पॉजिटिव पाए गए उनमें उनको मिलाकर कुल 1029 कुल टोटल संख्या होती है। इसी तरह से मृत्यु का आंकड़ा 2 कल मौतें हुई थी कोरोना पॉजिटिव की और उनको मिलाकर अब 55 का आंकड़ा हो जाता है। जो डिस्चार्ज किए गए थे वो 77 लोग हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। आज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से लगभग 25 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और लोग हैं सेल्स में भी और इंडेक्स में भी जिनकी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आना बाकी है। जैसे ही वो दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है हम लोग उनको भी डिस्चार्ज कर देंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भी अभी सूची प्राप्त हुई है हमें, इसमें भी नए एरिया नाम मात्र के लिए है और पुराने जो चले आ रहे थे जो हमारे पहले से ही हॉटलाइन थे उनमें से हमें पॉजिटिव केस मिल रहे हैं जिन्होंने पहले ही क्वारंटाइन किया हुआ था या वो येलो अस्पताल में पहले से कर। दूसरी बात यह है कि जो कंटेनमेंट एरिया का सर्वे चल रहा है वो सर्वे में करीब 1817 टीमें अब तक लगी हुई थी और इन्होंने 15 लाख के करीब लोगों का परीक्षण कर दिया है। ऐसे में अब हमें लगता है कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर हम पूरे शहर का बफर जोन जो बन रहा है वहाँ पर हम सर्वे कर लेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर से राजस्थान के कोटा में पढ़ने के लिए गए 59 छात्र छात्राएं गए हुए थे, जिनमें से 39 छात्र और 20 छात्राएं हैं। सभी को राज्य सरकार ने कोटा से वापस बुला लिया है। मंदसौर जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में कोटा से 4 बसों में इन बच्चों को लाया गया है। 59 छात्रों का मंदसौर की मंडी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परीक्षण किया। फिलहाल सभी छात्र छात्राओं को होम क्वारंटीन में 14 दिन तक प्रशासन के निर्देश में ही रहने को कहा गया है और छात्र छात्राओं ने राज्य सरकार का इस दौरान शुक्रिया भी अदा किया। सर मैं कोटा में थी और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और मैं एमपी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और कलेक्टर महोदय ने जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी से यही बोलती हूँ कि एमपी गवर्नमेंट का जो भी उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की थी वो बहुत अच्छी थी। पढ़ाई कर रही थी एलएन के अंदर और प्रॉपर सुहासरा की रहने वाली हूँ। नाम संस्कृति व्यास है। हम कोटा के अंदर जब लॉकडाउन के अंदर फंसे थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें वहाँ पे, जैसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, फूड आइटम्स के रेट बढ़ जाना, सारी शॉप का बंद हो जाना, इस कारण से हम वहाँ पे परेशान हो रहे थे। तो जैसे कुछ डर भी था हर चीज़ को लेके कि अगर सारे बच्चे चले जाएंगे या हॉस्टल सील हो गए तो हम कहाँ रहेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है हमें बुलाने का वो काफ़ी अच्छा है। हम थैंक यू बोलेंगे उन्हें क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट किए थे हमारे लिए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक लेके आए। देखिए, जो कोटा में अध्ययनरत थे बच्चे उनको मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशेष बसों से सभी जिलों में भेजा जा रहा है। उसी में मंदसौर जिले के 59 बच्चे थे जो रात में नीमच पहुँचे थे। उनकी वहाँ स्क्रीनिंग हुई है और स्क्रीनिंग पश्चात अभी सुबह वो फिर यहाँ मंदसौर पहुँचे हैं। तो उनको एहतियातन रूप में एक बार और पुनः उनकी कृषि उपज मंडी में स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके पश्चात उनको होटल ऋतुवन और भगत पैलेस में भी ठहराया जाएगा। उनके खाने की व्यवस्था की गई है और फिर उनको अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ से संबंधित थाने से वो अपने पेरेंट्स के साथ घर पहुँचेंगे। कितने बच्चे हैं सर? टोटल 59 बच्चे हैं, 59 बच्चे हैं। तो उन सभी को अपने अपने गंतव्य पर पहुँचाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों के बाद राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया गया। बैतूल के 23 छात्र कोटा से अपने घर पहुंच गए हैं। अपने बच्चों के घर लौट आने से परिजनों में खुशी का माहौल है, तो वहीं बच्चे भी राहत की सांस ले रहे हैं। पहले जिले की सीमा पर बस में सवार सभी छात्रों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद बैतूल जिला अस्पताल उन्हें लाया गया। वहां छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। सभी छात्रों की स्वास्थ्य जाँच एम्स लेबोरेटरी भोपाल में होगी। इधर बैतूल पहुंचे छात्र घर लौट आने से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और साथ ही फिलहाल छात्रों को क्वारंटीन कर दिया गया है। सर कोटा में था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट जो यूपी के जो बच्चे आ गए थे उस वजह से थोड़ा पैनिक फील कर रहा था। बस वहाँ परेशानी हो रही थी कुछ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर यहाँ रास्ते में कोई दिक्कतें हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब कैसा लग रहा है? अब यहाँ आप घर आ गए हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुरक्षित सा फील कर रहे हैं।
वहाँ थे तो परिवार परेशान? वो तो हर फैमिली परेशान होती है, तो मेरी फैमिली थोड़ी सी पैनिक फील कर रही थी बस। अब बच्चों के लिए तो माता पिता परेशान होते ही हैं, बस जैसे किसी माता पिता की होती है वही स्थिति हम लोगों की है। मैं उसके पिता तो नहीं हूँ, मैं मामा लगता हूँ। तो वो हमारी भांजी है, वो कोटा में कोचिंग के लिए गई थी और अपने प्रशासन ने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि किसी का दुख दूर करना वैसा ही है जैसे किसी के पैर में कांटा गड़ जाए और कांटा निकालने के बाद उसको जो आराम मिलता है, उसी किनके प्रयासों से आए बच्चे? हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के प्रयास से, और उनने जो ये किया, अपना समय दिया और योगदान दिया और एक चिंता व्यक्त की और उसका उन्होंने रास्ता निकाला और यहाँ तक बैतूल तक लग रहा है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जैसा पैर में कांटा गड़ा होता है और निकल जाए तब कितना सुकून लगता है और कितनी तकलीफ हो रही थी, ये वैसे ही अभी हमें है। यहाँ पर 23 बच्चे हैं टोटल, जिनको कोटा से लाया गया है। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे टीम बनाई गई थी, जिसमें आरटीओ मैडम रंजना कुशवाहा मैडम एवं डिप्टी कलेक्टर सर उपस्थित थे। उनके ही मार्गदर्शन में हमको भेजा गया था कोटा से हम 23 बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, जिनका मेडिकल चेकअप अभी हो रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पतंग उड़ाने पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। पतंग से कोरोना संक्रमण फैलने की ज्यादा संभावनाएं हैं। इसके साथ अब नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी पतंग नहीं उड़ा सकेगा। पतंग के साथ साथ फल और सब्जी की घर पहुंचाने सेवा को भी फिलहाल बंद किया गया है। आदेश के उल्लंघन किए जाने पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पतंग उड़ानों से भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से उज्जैन में फल सब्जी के ठेलों सहित पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उज्जैन शहर में बढ़ती मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उज्जैन प्रशासन कोरोना की इस लड़ाई में लगातार कड़े निर्देश लागू कर रहा है, ताकि शहरवासी कोरोना के संक्रमण से बच सके। देखिए, अभी पतंग उड़ाने का जो मौसम रहता है वो 14 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति के अवसर पर लोग उड़ाते हैं, लेकिन इस समय चूँकि लॉकडाउन में सभी लोग रखे गए हैं, तो खाली समय में कुछ लोगों ने पतंग उड़ाना भी शुरू कर दिया, जिससे कि पतंग इधर से उधर उड़ती है, उसमें संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए शिकायतों के आधार पर उसे पतंग उड़ाना बंद किया गया है। और कल जो आदेश जारी हुए हैं जिला दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, उसमें जो सब्जी मंडी में नीलामी होती थी वो भी बंद किया गया, और जो सब्जी ठेलों के माध्यम से घर पहुंच सेवा के माध्यम से वितरित की जा रही थी वो भी बंद किया गया है। और इसी क्रम में पतंग उड़ाने पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। अभी जब से ये आदेश जारी हुए तब से ऐसी अभी शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है। यदि कहीं ऐसी शिकायत प्राप्त होती है या कोई इस तरह उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसके खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यारे देश के प्यारे देशवासियों, आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो बहुत विचलित हूँ। मन में गहरी पीड़ा है। कोरोना की महामारी ने समूची दुनिया में हिला कर रख दिया है। हमारे प्यारे देश भारत में भी यह तेज़ी से फैल रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देशों में इसका कहर काबू से बाहर हो रहा है। दुनिया में संक्रमित लोगों की संख्या लाखों में हो गई है। इससे मरने वालों की संख्या भी 1 लाख के पार हो गई है। अभी तक इसका कोई भी असरदार उपचार सामने नहीं आया है। हालात को देखते हुए हमारी सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन का यह दूसरा चरण पूरे देश के लिए, देश में एक एक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लॉकडाउन में हमें कोरोना को काबू करना ही होगा। जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसमें लोगों की परेशानियां बढ़ेगी। हमें परेशानियों को सहना पड़ेगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा।
जिंदगी बचाने के लिए इन कठिनाइयों को सहना ही एकमात्र उपाय है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं करते तो हमारे यहाँ हालत बहुत ही बुरे होते। हम सबको ये समझना होगा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति की लड़ाई है। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें भी स्वयं को एक सिपाही मानना होगा। हम जहाँ भी जैसे हैं वहाँ अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हमें थोड़ी कठिनाई हो रही है तो ये कठिनाई हमें सहनी होगी। एक बड़ी विपदा को टालने के लिए छोटी कठिनाई को सहने में ही समझदारी है। ये बेहद कठिन दौर है, इंसान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि कोरोना के खतरे को समझें। आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मजहब हो, सबको इनके ऊपर उठने की ज़रूरत है। इस समय हम सबका मजहब इंसानियत ही होना चाहिए, इंसानों को बचाना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान घर में रहें। सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी कर रही है उसका कड़ाई से पालन करें। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन के लोग आगे रहकर कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हमारे जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। हम सारे देशवासी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और एक दूसरे का मददगार बनने की कोशिश करें। इसी में हम सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सबकी भलाई है। जब हम कोरोना को हरा देंगे तो जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देंगे और पहले से भी मजबूत भारत का निर्माण करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज शहर में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बेगमगंज प्रेस क्लब ने नगर पालिका के कर्मचारियों का सम्मान करते हुए विशेष रूप से सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा। जहां पूरा देश भयंकर महामारी से इस समय जूझ रहा है, वहीं संकट की घड़ी में लॉकडाउन लागू किया हुआ है, लेकिन बावजूद इन सब के कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई में देश का साथ दे रहे हैं, जिनमें सफाई कर्मी भी है। इसलिए इनका सम्मान बेगमगंज में आज किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों को सामान और पैसा पहुंचाने वाले राजनांदगांव के ठेकेदार सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ठेकेदारों अजय जैन और कोमल वर्मा सहित 5 लोगों पर नक्सलियों को सामान पहुंचाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दोनों ठेकेदारों की नक्सलियों से मुलाकात सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुई। आज कांकेर पुलिस द्वारा दिनांक 24/3 को एक अपराध दर्ज हुआ था थाना सिक्सोर क्षेत्र में इंटरनल सब डिवीजन के अंतर्गत आ रहा था। इसमें तापस मालिक नाम के व्यक्ति द्वारा नक्सलियों को नक्सली सामग्री सप्लाई करने के लिए सामान ले जा रहा था, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में इसके जो मालिक, जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, वो राजनांदगांव, यूपी, मेरठ, कांकेर और भी बालाघाट से कई था। इसके लिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, जिसमें कीर्तन राठौर उसका नेतृत्व कर रहे थे। 2 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर उसमें शामिल थे और उनके द्वारा टीम के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, जिसमें राजनांदगांव निवासी अजय जैन था, दूसरा कटवा निवासी राजनांदगांव का इसमें कोमल वर्मा, ये दोनों ही पार्टनर थे। रुद्रांश कंपनी गठित करके ये जो काम इस क्षेत्र में कोई बेड़ा कर रहे थे और इनके द्वारा जो सामान सप्लाई करने के लिए जो सामान खरीद वहाँ समय तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही थी, उनको आज गिरफ्तार किया गया। इसके साथ में जो वहाँ पर डामर प्लांट बनाया था शर्मा नाम के जो गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा रोहित नाग जो हरिदार का सब गोलीबेड़ा कराने वाला था वो है और सुरेश सडालम ये
बालाघाट का रहने वाला है। ये 5 कुल लोगों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इससे कानपुर पुलिस के दृष्टि से देखा जाए कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में वन परिक्षेत्र सोनाखान रेंज की छापेमार कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना में रेंज अफसर गोविंद सिंह की ओर से पीसित गांव में छापा मारा गया, जहां भारी मात्रा में सागौन लकड़ी को जब्त किया गया है। रेंजर गोविंद सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि ईश्वर पटेल अपने घर में अवैध रूप से सागौन लकड़ी रखा है, जिस पर छापा मारा गया और लगभग 1,30,000 की सागौन लकड़ी जब्त की गई। वहीं मामले में जनपद सदस्य ईश्वर पटेल का कहना है कि सागौन लकड़ी जो जब्त की गई है वह अवैध नहीं है, मैं गांव के किसान से ही खरीदा हूं। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम पिसिद में यहाँ पर पूर्व सरपंच जो कि वर्तमान में जनपद सदस्य हैं ईश्वर पटेल, उनके यहाँ अवैध रूप से सागवान की लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,30,000 के आसपास है। ये लकड़ी मैं गांव के ही किसान से खरीदा था, लगभग 20,000 रुपये में ख़रीदा था 3 किसान से, और घर बनवा रहा था तो उसके कुछ जैसे वो दरवाज़ा वगैरह बनाऊँगा कि ना, ख़रीदा था मतलब गांव में ही। और किसी गांव में कोई शिकायत वगैरह कर दिया ना, तो यहाँ छापा मार दिया और गांव का ही लकड़ी है, कोई चोरी वोरी नहीं ना, मैं अपने घर यूज के लिए ख़रीदा था। तो जैसे आप वहाँ पे जो लिए थे लकड़ी जो आप खरीदे थे, इसकी रसीद वगैरह थी आपको? रसीद वगैरह मिला था इसका? नहीं, रसीद तो नहीं है, मतलब किसान लोग के पास कहाँ रसीद रहेगा। और पूर्व हम कुछ लकड़ी खरीदा था, उसका रसीद रखा था मैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उज्जैन स्मार्ट सिटी विभाग ने एक आधुनिक तरीका निकाला है। देश का यह पहला प्रयोग है जिसमें कोरोना पॉजिटिव का गूगल पर जियो टैग किया गया है। अब मैप पर टच करते ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव में काफी मदद मिलेगी। स्मार्ट सिटी के विशेषज्ञों ने कोरोना संक्रमित क्षेत्रों की जानकारी जुटाने के लिए यह सुविधा इजाद की है। प्रयोग सफल होने पर स्मार्ट सिटी के इस मॉडल को राज्य और पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। देखिए, कोरोना महामारी जैसे कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और हम अपनी टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा हमने इनिशिएटिव लिया है उज्जैन स्मार्ट सिटी द्वारा कि हमने जितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं सभी को हमने जियो टैग करके जियो फेंस कर दिया है, और सारे पॉजिटिव केसेस को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। हमने ग्रीन कैटेगरी में उन लोगों को रखा है जो अब क्वारंटाइन जिनका पीरियड समाप्त हो गया, जो निकल गए हैं। दूसरा हमने येलो में उन लोगों को रखा है जो अभी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और रेड में हमने ऐसे पॉजिटिव केसेस रखे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और ख़ास बात यह है कि लोगों को ये पता लगे कि हमारे उज्जैन शहर में कितने लोग पॉजिटिव हैं और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोगों ने कर ली है। तो यदि आप मैप को उठा के किसी भी जियो टैग को टच करते हैं तो उस पर्सन से कितनी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसकी सारी हिस्ट्री पता लग जाएगी। वो उसको हमने कब कोरोना पॉजिटिव आया है, कब उसका सैम्पलिंग किया गया है, अभी कहाँ पर है वो, उनको कितने दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उनके साथ जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, वो उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या है। तो एक अवेयरनेस है, लोगों को पता लग जाएगा और लोग अगर इस तरह का उनको जानकारियाँ मिलेगी थोड़े अवेयर भी हो जाएंगे और डरेंगे नहीं। हम सब समझेंगे कि हाँ, सभी चीज़ों के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिससे हम जानकारी जुटा सकते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से अफवाहें भी फैल रही हैं। अफवाहों से निपटने के लिए इलाके की महिला पुलिस अधिकारी ने पहल की। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस चौकी के 32 गांवों को जोड़ा गया है। लगभग 10 पुलिसकर्मियों वाली बुढ़ार की केशवाही पुलिस चौकी की महिला प्रभारी वैष्णवी पांडे ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। इसमें सभी गाँवों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को जोड़ा रखा है। उनके इस काम की हर तरफ सराहना की जा रही है। केशवाही चौकी प्रभारी के माध्यम से एक कोरोना ग्रुप बनाया गया है जिसमें 32 गांव के लोग जोड़े गए हैं, जिसमें से ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और कार्यकर्ता वगैरह हैं, और एक ग्राम रक्षा समिति भी रखा गया है, जिनके माध्यम से कोई भी जानकारी होती है वो सीधे चौकी प्रभारी के ग्रुप में डाल दिया जाता है।
किस तरह की जानकारी आप लोग शेयर करते हो, क्या क्या परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ता? बाहर से आता है उनकी जानकारी देना पड़ता है, क्योंकि कोई मरीज पेशेंट समझ में आता है उनको स्वास्थ्य विभाग में जानकारी देनी पड़ती है आपके माध्यम से, फिर उनको क्वारंटाइन करवाया जाता है। इससे क्या फ़ायदा है ग्रुप बनने से? ग्रुप बनने से ये फ़ायदा है कि हमको हर प्रकार की जानकारी कहीं गए बिना हम लोग को मिल जाती है यहाँ से, और पूरा कार्रवाई उसके चौकी के माध्यम से हो जाती है। इसमें लोगों की मदद भी कर रहे हैं, जैसे जो जरूरतमंद हैं इसके माध्यम से? जैसे अगर अपन को सूचना मिलती है कि कुछ मजदूर आए हैं जो अपने उनका गंतव्य स्थान कहीं और है, तो उसके माध्यम से अपन वहां जाते हैं, उनको उनकी स्क्रीनिंग करवा के उनको खाना पानी प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उनके गंतव्य तक उनको जहां तक अपन साधन उपलब्ध करवा सकते हैं वहां तक उपलब्ध करवाया जाता है। एक अच्छी पहल है, इसका प्रदेश स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सभी लोग ये मतलब इसका टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे आप आसपास के लोगों को जोड़ के और एक पहल करें तो बिल्कुल निश्चित ही एक अपन अफवाह फैलाने से और इन सारी चीजों को से दूर रखने में और जनता की मदद कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। वहीं अब मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को सबक सिखाने के लिए कांकेर शहर के ज्ञानी ढाबा चौक के पास नई तरकीब अपना रही है, जिसमें मास्क नहीं पहनकर घर से निकलने वालों की गीत गाकर आरती उतारी जा रही है, ताकि लोग शर्मिंदगी महसूस कर मास्क लगाएं और नियमों का पालन करें। जहां एक तरफ दुनिया भर कोरोना महामारी से जूझ रही है, देश भर में भी तालाबंदी है, वहीं दूसरी ओर मधांता विधायक नारायण पटेल गरीबों का सहारा बनकर उनके हर समय साथ खड़े रहते हैं। पुनासा ब्लॉक के ग्राम बेड़ानी मुदीनगर के वार्ड क्रमांक 3 और ओमकारेश्वर वार्ड क्रमांक 15 में विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र में 2 युवकों की धारदार हथियार से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही ग्राम निवासी पिपरिया के हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने नरसिंहपुर एसपी को सूचना दी। तत्काल नरसिंहपुर एसपी गुरुकरण सिंह, एडिशनल एसपी राजेश तिवारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों का मुआयना किया। जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग की टीम भी बुलाई गई, जिससे पूरी जानकारी और सबूतों को एकत्रित करके जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, ये जो मृतक है दोनों जिनकी हत्या किसी धारदार हथियार से हुई है, निर्मम तरीके से हुई है, इसमें जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, कोई पूर्व विवाद को लेकर या कोई और ऐसा कोई किसी के साथ रहा हो। और मेडिकल टीम जो फॉरेंसिक टीम है वो आ रही है यहाँ, जितने भी सबूत हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और बाकी हमारी क्राइम की टीम भी इसमें लगेगी, तो जल्दी निकालेंगे। एक निजी चैनल के संपादक के खिलाफ कोरिया जिले के थाना शिरमरी में एफआईआर दर्ज कराई गई। यह एफआईआर कांग्रेस नेता पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद दर्ज कराई गई है। कोरिया जिला के मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ने अपने कुछ समर्थकों के साथ मिलकर यह प्राथमिकी दर्ज करवाई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष के खिलाफ में जो बहुत ही सस्ती तरह की का जो वक्तव्य दिया है अर्णब गोस्वामी नाम के पत्रकार ने, उसको लेके न केवल हमारे शहर में बल्कि पूरे देश में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, सभी में आक्रोश है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चिमरी के तरफ से हम लोगों ने उसके खिलाफ में एक यहाँ प्राथमिकी दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है, कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिस तरह से बोलते हैं कि जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज जिस तरह से पीठ पत्रकारिता करते हुए और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और मीडिया का उसमें उपयोग किया जा रहा है, ये सारे लोग देख रहे हैं। आज हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ में जिस तरह का वक्तव्य, जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, वो एक ऐसी महिला है, वो एक ऐसी लेडी है जो जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद 2 बार ठुकराया है। अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर और कुछ मीडिया कर्मी जिन्होंने सोनिया गांधी के विरुद्ध
गलत टिप्पणी की है उसके विरुद्ध ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष कश्यप द्वारा और माननीय विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई गई है, जिस पर सेडिशन, मानहानि, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना और कर्फ्यू के उल्लंघन से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।